हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर हम देखेंगे कि बिजनेस स्टडी के कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस या फिर कि हम इसके साथ में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड देन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं इसको अंदर सभी पार्ट्स को। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या कहता है भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के अंदर हम देखेंगे कि बिजनेस का मीनिंग। बिजनेस, अगर हम सिंपल टर्म्स में अगर हमें एक्सप्लेन करना हो बिजनेस को, तो इसके अंदर क्या चीज़ एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इसके अंदर एक्टिविटी रन हो रही है हमारी सेल, या फिर कि हम क्या कर रहे हैं इसके किसी भी बिजनेस के अंदर आप देखते हो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके अंदर क्या होता है एक और मेन पॉइंट आता है इसके अंदर कि हमारा जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है रन किया जाएगा, तो उसके ऊपर मेन मोटिव रहता है कि अर्निंग प्रॉफिट। हर एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। और इसके साथ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, कुछ प्रकार का रिस्क भी पाया जाता है। जैसे कि डिजास्टर आ गया, या फिर क्या है किसी तरीके के क्या है, किसी कंपनी के अंदर चोरी हो गई, या फिर अलग अलग तरीके के क्या आएगा पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहेगा, तो ये क्या आएगा उसमें क्या है रिस्क भी पाया जाता है हमारे बिजनेस के अंदर। तो अभी क्या देखा हमने कि सेल एंड परचेज हो रहा है किसी प्रकार के गुड्स या सर्विसेज का, या फिर क्या हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट अर्निंग होने चाहिए उस बिजनेस के अंदर, और बात करते हैं हम रिस्क भी पाया जाता है उस बिजनेस के अंदर। सो एक बार हम इसको रीड करते हैं और देखते हैं क्या हमने समझा। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व the sale and purchase of goods and services with some element of risk and the motive of earning profit are known as the business। उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। अब एक और हम इसके सेकंड पॉइंट को देखते हैं। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आल्सो एम एट सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन अ सोसाइटी। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो भी बिजनेस किया जा रहा है उसके अंदर एक मेन एक और एम रहता है। हर एक बिजनेस का क्या एम रहता है कि जो भी सोसाइटी के अंदर पर्सन रह रहे हैं उन सभी को उनकी नीड को सेटिस्फाई करना। ह्यूमन बीइंग जो भी व्यक्ति रह रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उनकी सोसाइटी की नीड को क्या करना? सेटिस्फाई करना। इसका ये एम रहता है। एंड और हम देखते हैं इट इज़ एन एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म ऑन अ रेगुलर बेसिस। और ये एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप क्या है किसी भी बिजनेस को आपने स्टैब्लिश कर दिया, दैन उसके बाद में आप क्या है उसके अंदर 1 वीक तक आपने क्या है अच्छी तरीके से काम किया, और उसके बाद में आप क्या है उस बिजनेस को रन करने के लिए कुछ ज़्यादा ना तो कुछ इनोवेशन लेकर आ रहे हो आप उसके अंदर, ना किसी प्रकार का पर्टिकुलर ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हो बिजनेस के अंदर। हैंस अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में कहें कि बीइंग बिजी, हैंस आल्सो मीन्स बीइंग बिजी। अब बात करते हैं हम व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दी व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम क्या देखते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से एक्टिविटीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बांट दिया है दो पार्ट्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी का? कि अर्निंग मनी, अर्निंग मनी। और जब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को, तो उसके ऊपर इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा? इमोशनल, किसी भी व्यक्ति के लिए हम क्या है वर्क कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल तरीके से कर रहे हैं, या फिर कि हम क्या है सामाजिक रूप से हम कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज का काम किया जा रहेगा, या फिर हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। सो ये हमने क्या है टू पार्ट्स में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम देखते हैं इसको एक बार एक्सप्लेनेशन को देखते हैं इसकी कि क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में।
So economic activity refers to those activities which are performed with the objective of earning money and creating wealth. Economic activities are of three types. हमारी जो economic activities हैं वो क्या है, हमारी तीन parts में distribute हैं. So सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस. एक इसका फर्स्ट पार्ट हो गया बिजनेस. एक हो गया हमारा प्रोफेशन. इसको हम क्या डिटेल में आगे अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे. देन हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है. सो एम्प्लॉयमेंट की बिजनेस तो आपको सभी को पता ही चल गया क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की सेल या फिर परचेज करते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट. और इसके अंदर कुछ प्रकार का एलिमेंट ऑफ रिस्क भी पाया जाता है और इसको हम क्या है रेगुलर बेसिस पे करते हैं. जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति क्या है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेता है, एक सर्टिफिकेट लिखता है. जैसे कि हो गया हमारा डॉक्टर हो गया, या फिर हम कहें कि लॉ की डिग्री ली है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वो उस काम के लिए प्रति वो क्या है उस जो भी वो वर्क करेगा उस प्रोफेशन के अंदर क्या लाएगा. वो जैसे टीचर हो गया, बीएड की डिग्री ले रखी है उसने, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से उसने क्या ले रखा है. जैसे हम बात करते हैं मेडिकल का कोई व्यक्ति है तो उसने क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होना चाहिए. और बार काउंसिल नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से. जब हम बात करते हैं लॉ की, तो लॉ के अंदर हम कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वो क्या है सर्टिफाइड होने चाहिए. तो ये क्या होता है, हमारे प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है इसको. और जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी व्यक्ति क्या है फॉर सैलरी या फिर के वेजेस के पर्पज से वर्क करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या है व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है उसको हमने. एक बार हम इसके एग्जांपल को देखते हैं. एन इंडिविजुअल रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ बिजनेस. कोई भी व्यक्ति क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस. ए टीचर टीचिंग एट अ स्कूल इज अ प्रोफेशन. या फिर कि हम कोई डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर क्लिनिक में ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रोफेशन. एंड एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन एम्प्लॉयमेंट. अगर कोई भी व्यक्ति क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है दूसरे के लिए, तो उसको कहेंगे हम एम्प्लॉय. और आगे देखते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं. सो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं. नॉन इकोनॉमिक activity refers to those activities which are performed with the objective of satisfying emotional या फिर सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स. हम क्या है इसको, जैसे कि हम देखते हैं कि अपने घर पे भी देखते हैं, हमारी जो मदर हैं हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक क्या है वर्क करते रहती हैं, हमारी कुछ ना कुछ क्या है नीड को फुलफिल करते रहते हैं. खाना बनाना या फिर घर में सब सफाई करना, या आपके सिर में दर्द हो रहा है तो सिर दबा देना. तो यही सब क्या आएगा, आपका ख्याल रखना. सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है आपका ख्याल रखना. तो ये सब क्या आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर कंडक्ट किया जाता है. वो इसके बदले आपसे क्या है किसी भी प्रकार की अर्निंग नहीं कर रही है, प्रॉफिट या फिर मनी. सो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है दूसरों की सेवा भाव के लिए काम पर किया जा रहेगा. सो हम देखते हैं इसके अंदर अर्निंग मनी एंड द लाइवलीहुड इज नॉट द मोटिव. इसके अंदर अर्निंग मनी और लाइवलीहुड का किसी प्रकार का मोटिव नहीं रहता है ह्यूमन बींग्स. वाइल परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंस्टेड पीपल परफॉर्म दैम आउट ऑफ सिंपैथी लव एंड अफेक्शन. इसके अंदर सिंपैथी या फिर के लव या फिर के अफेक्शन के लिए इसके अंदर वर्क किया जाता है, किसी प्रकार का अर्निंग प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं किया जाता. अब एक बार हम इसका एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल मदर कुकिंग फूड फॉर हर चिल्ड्रन, अ स्पोर्ट टीचर कोचिंग हिज डॉटर एंड फ्रेंड टीचिंग ईच अदर बिफोर एग्जाम आर कंसिडर एज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब यहाँ क्या देख रहे हैं, कोई भी माँ है जो कि कहेगा अपने घर पे काम कर रही है तो उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे. और जो हम बात करते हैं कोई भी स्पोर्ट्स टीचर है, अगर वो किसी स्कूल में वर्क कर रहा है और उसको उसके बदले में क्या है सैलरी मिल रही है, तो उसको हम क्या है कंडक्ट करेंगे अपनी इकोनॉमी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर कंडक्ट करेंगे. लेकिन अगर कोई भी टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है, और वो अपनी ही बेटी को सिखा रहेगा, कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है उसे, तो हम क्या है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर कंसीडर करेंगे. और जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स क्या है अगर एक दूसरे को एग्जाम्स के पहले पढ़ा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर. अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी बिजनेस की, तो उसको हम क्या वन बाय वन समझते हैं सभी को. सबसे पहले आती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी आप सभी
अभी हमने जो भी टर्म्स पढ़ी उससे क्या है आप समझ ही गए होंगे। इसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी एंड द प्रॉफिट। ठीक है, उसके अंदर बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा, बेस अर्निंग मनी एंड द प्रॉफिट। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व्स अ परफॉर्मिंग एक्टिविटी विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव अर्निंग मनी एंड द प्रॉफिट। अब बात करते हैं बिजनेस के पीछे। अभी हमने देखा था जो इसके मीनिंग के अंदर कि बिजनेस के अंदर क्या होता है, सेल एंड परचेज किया था गुड्स और सर्विसेज का। So sale or purchase of a goods and services, a business should include the sale and purchase of a goods and services, some consideration or value in return between the buyer and the seller directly through the some third party। सो हमने देखा कि इस चीज़ के अंदर क्या किया जाएगा, सेल और परचेज किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज का। ओके, अब हम आगे बात करते हैं और देखते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे कि प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपने देखा था कि जब बिजनेस की बात की जा रही है तो इसके अंदर किसी ना किसी तरीके का प्रोडक्शन भी किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज की। सो प्रोक्योरमेंट मीन्स ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड द सर्विसेज इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन का मतलब, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं इसके अंदर किसी ना किसी तरीके का ट्रेडिंग की जा रही है। इट मीन्स सेल या फिर परचेज किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज का। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी प्रोडक्शन की और गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है गुड्स और सर्विसेज की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, आप समझ गए होंगे प्रोक्योरमेंट का मतलब और क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब। ये हमारे बिजनेस के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों, कि आप किसी भी बिजनेस के अंदर देखो सेल या परचेज किया जाएगा किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, और कोई बिजनेस के अंदर क्या आएगा, प्रोडक्शन भी किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का। आगे अब बात करते हैं, तो बिजनेस क्या आएगा हमारा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। बिजनेस क्या है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। एन एक्टिविटी विल बी कंसिडर एज अ बिजनेस इफ इट टेक्स प्लेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग चेयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस अ बिजनेस। अगर आप किसी भी शॉपकीपर को फर्स्ट टाइम आप क्या आएगा सेल कर रहे हो, उसके बाद में आप सेल ही नहीं कर रहे हो, तो उसको हम बिजनेस नहीं कहलाएंगे, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि कई, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट कहेगा फर्स्ट टाइम किसी भी शॉप के बुक सेलर को क्या देने जाता है, अपनी ओल्ड बुक्स प्रोवाइड करने जाता है, तो वो क्या आएगा, बिजनेस नहीं कहलाएगा उसके लिए। सो इसके अंदर हमने देखा कि बिजनेस क्या है हमारा, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉफिट अर्निंग। हर एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्निंग। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव ओनली ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप सिर्फ और सिर्फ सेल ही कर रहे हो और परचेज कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज का, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आपको क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर ये भी देखना पड़ेगा बिजनेस को रन करते समय कि उसके अंदर बिजनेस की प्रॉफिट होना चाहिए उसमें। सो हर एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब कई बार क्या होता है कि आपने क्या है, पैसा तो आप बहुत सारा लगा देते हो बिजनेस के अंदर, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई क्या है इसमें अंदर गारंटी नहीं होती है। सो द एनवायरमेंट द एनवायरमेंट इन विच अ बिजनेस ऑपरेट इज क्विट अनसर्टेन। जिस भी एनवायरमेंट के अंदर आप वर्क कर रहे हो उसका वो क्या है, अनसर्टेन है, कुछ भी उसके अंदर क्या है, सर्टेनिटी नहीं है। कि सपोज दैट आपने क्या है 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट कर दी अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन क्या है उसके बदले में आपको प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट मिलेगा ही, इसकी कोई किसी प्रकार की सर्टेनिटी नहीं रहती है। Therefore, no matter how much money is invested in a business, one cannot say for a sure how much profit the business will be earned in a specific time period। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको वो पैसा वापस मिल ही जाएगा, इसकी किसी प्रकार की सर्टेनिटी नहीं है। अब देखते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर एक बिजनेस के अंदर क्या है, किसी न किसी प्रकार का रिस्क भी पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि नेचुरल रिस्क हो गया, या फिर कि ह्यूमन के द्वारा किसी प्रकार का रिस्क क्रिएट कर दिया गया, आग लगा दी गई, या फिर कि हम कहें कि वहाँ से बिजनेस से कुछ ना कुछ प्रकार की चोरी हो गई। तो या फिर हम कहते हैं कि सोशल सामाजिक रूप से भी बिजनेस के अंदर क्या है रिस्क पाया जाता है। और इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल और और हम देखते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल रिस्क भी हम फेस कर सकते हैं बिजनेस के अंदर।
तो ये क्या होता है, किसी अलग अलग तरीके के रिस्क पाए जाते हैं। अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट नेचुरल ह्यूमन सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल फाइनेंशियल और पर्सनल फैक्टर्स एग्जिस्ट इन एवरी बिजनेस दैट एक्सपोजेस देम टू अ सर्टेन रिस्क। इन्हीं की वजह से क्या है, किसी न किसी प्रकार का अलग अलग रिस्क भी पाए जाते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो अभी हमने देखे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के उद्देश्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट अर्निंग। आप सभी को पता है हर एक बिजनेस के अंदर क्या आएगा, उसको रन करने के लिए प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत रहती है। सो प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ अ बिजनेस रिवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। बिजनेस का जितना रिवेन्यू हो रहेगा, रिवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, जितना आप क्या है खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो बिजनेस क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवर रिवेन्यू, तो हम क्या कह सकते हैं, उसमें बिजनेस क्या आएगा, लॉस में चले जाएगा। उसमें वो क्या आएगा, बिजनेस ना तो ग्रोथ कर पाएगा ना ही सर्वाइवल कर पाएगा। सो प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ अ बिजनेस रिवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट अर्निंग इज द प्राइम मोटिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इट इंश्योर्स द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अब आगे बात करते हैं हम इनोवेशन। हर एक बिजनेस के अंदर क्या आएगा, इनोवेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सपोज दैट कि 10 ईयर्स पहले कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसके बाद में आप उसके अंदर कुछ भी नया चेंजेस नहीं लेकर आ रही हो, तो उस केस में वो क्या आएगा, हम क्या कह सकते हैं, समय के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वो सुटेबल नहीं बैठेगा। आपका जो बिजनेस हैगा वो डूब भी सकता है, सरवाइव नहीं कर सकता प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर। टू अटेन सक्सेस एंड ग्रोथ इट इज एसेंशियल फॉर अ बिजनेस टू इनोवेट। Innovation can be done by making new products or making better changes or adding new features to the existing product। तो हम इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जियो हैगा, जियो कंपनी ने सपोज दैट जो कीपैड वाले फोन्स लॉन्च किए थे, कीपैड वाले फ़ोन लेकर आई थी जियो कंपनी। सो उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि अगर वो क्या है समय के अकॉर्डिंग उस कीपैड वाले फ़ोन को टच स्क्रीन के अंदर नहीं चेंज करेगी, दैन तो ये क्या है, हमारे उस बिजनेस के लिए रिस्क भी रह सकता है। जैसे जैसे अगर अभी प्रेजेंट की सिचुएशन के अंदर कि हमारी कंट्री क्या मॉडर्नाइज हो रही है, तो वो क्या अगर टच स्क्रीन वाले फोन्स को प्रेफर करेगी। अब हम देखते हैं मार्केट स्टैंडिंग। हर एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यह भी रहना चाहिए कि मार्केट के अंदर स्टैंड करना। अब मार्केट के अंदर स्टैंड कैसे करोगे आप, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो भी मार्केट स्टैंडिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो सोसाइटी है, हमारी जो मार्केट है, उसकी नीड्स एंड वांट्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या ज़रूरत है उस हमारी सोसाइटी को, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हम गुड्स या फिर के सर्विसेज को क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि हमें सोसाइटी के नीड्स या वांट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हम गुड्स या फिर के सर्विसेज से हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो वही बिजनेस क्या करेगा, मार्केट के अंदर स्टैंड करेगा। अदरवाइज क्या आएगा, बिजनेस फॉल भी कर सकता है, वो क्या आएगा, आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मार्केट स्टैंडिंग इज अनोदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, another important objective of any business market standing, which can be attained by providing goods and services to its customers to meet their needs। उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमें उनके लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने। बाय डूइंग सो बिजनेस कैन मेंटेन अ मार्केट स्टैंडिंग, अटेन गुडविल एंड सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसी तरीके से वो क्या आएगा, बिजनेस सर्वाइव भी लंबे समय तक रहेगा, वो करेगा, और क्या आएगा, वो गुडविल भी अटेन करेगा। अब आगे बात करते हैं हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स समाज के लिए भी हमें क्या आएगा, अपना कर्तव्य बनता है कि उनको जब हमने समाज से उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले क्या है, कुछ अर्निंग कर रहे हैं हम, तो हमें क्या है, समाज को भी कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। सो बिसाइड्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देयर आर सम सोशल ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस हैज टू फॉलो। सच एज कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, लो कॉस्ट पे क्या कर देते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने स्टार्ट कर देते हैं, या फिर के कुछ क्या है, कुछ बिजनेसमैन क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट
फूड प्रोवाइड करना कर देते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से क्या है वो समाज के लिए वर्क करते हैं, डोनेशन प्रोवाइड कर देते हैं स्कूल्स के लिए, या फिर हम कहें कि हॉस्पिटलों के लिए। सो ये क्या होते हैं, हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बात करते हैं प्रोडक्टिविटी या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हम बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, कुछ रिसोर्सेज आपके पास होंगे, जिस जैसे कि जो भी बिजनेस आपके अगर रन कर रहे हो उसके अंदर क्या है, कुछ रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे कि हो गया मनी, हो गया आपके पास मटेरियल, हो गया आपके पास मटेरियल्स आ गए, लेबर आ गया, मशीनरी। तो ये क्या है, कुछ रिसोर्सेज रहते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। अब इन सभी रिसोर्सेज का अगर आप क्या ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करोगे तो आपको क्या मैक्सिमम रिजल्ट गेन मिलेगा। आउटपुट क्या आएगा आपका इसके बदले में आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, अच्छा आएगा, गुड आउटपुट आएगा। सो एक बार देखते हैं हम। इट मीन्स दैट अ बिजनेस हैज टू यूज It means that a business to use its input or a resources like money, material, labor, machinery, land, etc. in the best possible and optimum manner, so as to achieve maximum result or output। और जिससे क्या है आपको मैक्सिमम रिजल्ट और आउटपुट क्या है अच्छा मिले। आपको क्या है उसको जो भी आपके रिसोर्सेज है उनका क्या करो, आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो कि कोई भी रिसोर्सेज क्या है आपका वेस्ट ना जाए। तो यही है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। देन हम बात करते हैं फिजिकल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। फॉर द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ए बिजनेस रिक्वायर्स सम फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि हो गया हमारा प्लांट हो गया, या फिर मशीनरी हो गया, लैंड, लेबर एक्सेट्रा, ये सब क्या रहेंगे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज। देयरफॉर एक्वायरिंग द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल एंड द फिजिकल रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो ये हमें क्या आएगा, हमारे बिजनेस के अंदर फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दोनों की ही जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट अ फेयर प्राइस। हमें प्रोवाइड करना है जो भी गुड्स या सर्विसेज आप क्या आएगा पीपल्स को प्रोवाइड करोगे, हमारी कंट्री को लोगों को प्रोवाइड करोगे, कस्टमर्स को जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो वो कैसे होने चाहिए, क्वालिटी क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। तभी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी और क्या है गुडविल रहेगी आपकी। अगर आप बेकार गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे हो तो कोई भी व्यक्ति क्या आएगा आपसे नहीं परचेज करेगा। आ, अगर आपने कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हो, जैसे सपोज दैट कि फैन बना रहे हो और वो क्या है बैड क्वालिटी का बना रहे हो, बैड क्वालिटी का अगर आप फैन बना रहे हो तो आपकी कंपनी से कोई क्यों परचेज करेगा वो फैन। अगर सपोज उसका प्राइस भी आपने क्या रखा है, लो रखा है, तो उससे आप से नहीं परचेज करेगा वो क्या है गुड क्वालिटी की। हर समय हर एक कंज्यूमर क्या चाहता है, अच्छी क्वालिटी का की चीज़ परचेज करना चाहता है। तो हम इसके अंदर देखते हैं इट इज़ एन अनोदर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस दैट इट एम्स प्रोवाइडिंग अ बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स एट अ रीजनेबल प्राइस। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग गुड्स विद आईएसआई मार्क होना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे क्या होने चाहिए, आईएसआई मार्क होने चाहिए, हॉल मार्क होना ज्वेलरी के ऊपर। अब बात करते हैं हम, लास्ट हमारा बचता है ये वर्कर्स डेवलपमेंट। कोई भी बिजनेस रन किया जा रहेगा उसके अंदर क्या है वर्कर्स के डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले कि आप क्या है अपने वर्कर्स को सुबह से लेकर शाम तक क्या है काम करवाए जा रहे हो, उनसे ओवरनाइट भी करवा रहे हो ऊपर, और उसके साथ में आपको है उनको सैलरी और वेजेस लो प्रोवाइड कर रहे हो। उनको किसी भी प्रकार की ना तो मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, ना उनको क्या है हॉलीडेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप क्या है उनको बिल्कुल ही बेकार स्थिति में उनसे वर्क करवा रहे हो। और वहाँ क्या साफ सफाई भी रहनी चाहिए बिजनेस के अंदर, और किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन ना हो बिजनेस के अंदर, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए बिजनेस के अंदर। तो ये आता है हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव के वर्कर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के अंदर ह्यूमन बीइंग क्या है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स प्ले करता है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन बीइंग के कोई बिजनेस क्या है रन नहीं कर पाएगा। अगर सपोज दैट कि आपने क्या है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लगा के मशीनरी प्लांट ये सब को खरीद लिया, उसको चलाएगा कौन, मशीन को चलाएगा आपकी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेबर है, उसको
उसके लिए भी, उसका लिए भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। सो डेवलपमेंट इज एन most crucial objective. It includes providing equal opportunity to all is irrespective of caste, creed, religion. आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, कास्ट में, क्रीड में, रिलीजन में या फिर जेंडर में, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। प्रॉपर रेमुनरेशन प्रोवाइड करना है आपको, मेडिकल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, एंटरटेनमेंट, ट्रेनिंग एंड वेलफेयर फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉइज। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल की फैसिलिटी हो गई, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है कि जिससे क्या है एम्प्लॉय खुश रहे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सके आपको। ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्क वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो अभी हमने देखा इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हमने अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, बिजनेस एक्टिविटीज, सो इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स के अंदर। ठीक है, सो वन बाय वन देखते हैं। हमने इंडस्ट्री के अंदर भी इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, दैन द टर्चरी इंडस्ट्री के अंदर। और कॉमर्स के अंदर हमने अपने बिजनेस को ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, आप क्या इसके नाम से समझ सकते हो, किसी न किसी प्रकार का प्रोडक्शन की एक्टिविटी की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा किसी भी गुड्स या सर्विसेज का। सो is concerned with the processing and the production of goods and services with the motive of earning profit. Simply put, it involves a changing the raw materials into a finished good. किसी भी रॉ मटेरियल को अगर हम फिनिश गुड के अंदर हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, इंडस्ट्री, फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग दैम टू कस्टमर्स। और किस लिए हम कर रहे हैं उसको, जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड के लिए हमें सेल करना है उस गुड्स और सर्विसेज को टू द कस्टमर्स के लिए। अब बात करते हैं कॉमर्स। इस कॉमर्स को हम कैसे बता सकते हैं, कॉमर्स इज कंसर्न विद द activities involving taking goods and services from the manufacturing and delivering them to the users. अब इसके अंदर हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो इसके अंदर हम एक प्रकार की ऐसी एक्टिविटी आती है इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स एंड डिलीवरिंग दैम टू द यूजर्स, अपने यूजर्स को डिलीवर कर रहे हैं। द बेसिक मोटिव ऑफ कॉमर्स इज टू इंश्योर द प्रॉपर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट फॉर द इजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द कस्टमर्स। कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर के बीच में जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं और जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, उनके बीच में क्या बना रहे, इजी फ्लो बना रहे, कि जो भी गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कॉमर्स के द्वारा अलग अलग एरिया के अंदर जितने भी हमारे कस्टमर्स रहते हैं उन सभी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं हमें। अब बात करते हैं हमने इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसको सभी को वन बाय वन देखते हैं। सो प्राइमरी इंडस्ट्री को सबसे पहले देखते हैं हम। इसके अंदर आती है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दैन जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। और हम देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री को, इसको हम डिटेल में अभी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे अभी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है, और हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है। एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। और देन हम क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखते हैं। फिर बात करते हैं टर्चरी इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट आता है, बैंकिंग आती है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट। सो अगर हमें इसको सिंपल टर्म्स में बताना हो तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आएगा, जो भी काम क्या आएगा, आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से ले रहे हो या फिर क्या आप क्या कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो या फिर आप फिशिंग कर रहे हो, कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में, तो वो क्या आएगा हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। जब आपके किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेचते हो तो वो आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। और जब आप क्या आएगा, जो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा तैयार हो गया है, उस प्रोडक्ट को जो आप क्या करोगे, सेल आउट करोगे अलग अलग जगह पे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वेयर हाउसिंग की, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी
चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम क्या है सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। सो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या कहती है, द प्राइमरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स और नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ एंड द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या तो आप क्या है इसके अंदर अर्थ से किसी प्रकार से आप रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कर रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे हम देख सकते हैं फार्मिंग कर रहे हैं हम, माइनिंग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग की भी हम क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन करवाते हैं। दैन दे फॉरेस्ट्री होती है, देन एग्रीकल्चर, और हम क्या कह रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा, ये सब क्या आते हैं हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और देखते हैं इसको हम, जब हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। अदर इसेंशियल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, लुम्बरिंग एंड दी फार्मिंग। जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इट इन्वॉल्व सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचर्स एंड दी ब्रीडिंग फार्म्स, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ये सब आते हैं हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जब हम क्या कर रहे हैं ब्रीडिंग कर रहे हैं फार्म्स के अंदर, या फिर ये पोल्ट्री फार्म्स के अंदर किसी भी जानवर को हम पाल के क्या है उसका फर्दर रिप्रोडक्शन करवाते हैं, देन उसको क्या है हम सेल आउट करते हैं। तो ये सब आते हैं हमारे जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री वास इंडस्ट्री यूसेस दी रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टिव इनटू द इन द प्राइमरी सेक्टर। जो भी आपने क्या है रॉ मटेरियल्स गेन कराएगा प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी आपने रॉ मटेरियल गेन किया है, उसको फर्दर हम क्या करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं दैम इनटू अ फिनिश गुड। अब हम क्या करेंगे इस रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की मदद से। देयरफॉर द सेकेंडरी इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और हमने क्या आएगा इसी सेकेंडरी इंडस्ट्री को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखते हैं हम कि दिस आर द इंडस्ट्री दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स और अ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में प्राइमरी इंडस्ट्रीज से गुड्स जो भी चीज़ें मिली हैं हमें रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में, हम उसको क्या कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, या तो रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या फिर कि हम सेमी फिनिश गुड के प्रोडक्ट में करेंगे इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो भी आपके पास क्या है रॉ मटेरियल आएगा उसको आप क्या फिनिश्ड गुड की फॉर्म में क्या करोगे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसको आपके फिनिश गुड की प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। देन हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड की। तो कंज्यूमर गुड के अंदर हम क्या देखते हैं, एग्जांपल है ऑफ कंज्यूमर्स आर क्लोथ्स, हैंड वॉश, शॉप, या फिर के घी, ब्रेड, बटर, ये सब क्या आते हैं हमारे कंज्यूमर गुड के अंदर आते हैं। और इंडस्ट्रियल गुड की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल गुड के अंदर कौन कौन सी चीज़ आते हैं, जैसे कि हो गया हमारा मशीनरी, इक्विपमेंट आर यूज्ड बाय इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स सच एज द ब्रेड बटर। अब क्या है हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी क्या करते हैं टू पार्ट्स में कंज्यूमर गुड के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर हम इंडस्ट्री गुड के लिए भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कंज्यूमर गुड के लिए अभी हमने देखा कि या आपके डे टू डे लाइफ के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कंज्यूमर के लिए उसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हो। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल गुड के लिए तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जैसे मशीनरी हो गया या फिर इक्विपमेंट्स हो गए, तो उससे क्या होगा व्यक्ति दूसरा भी फर्दर प्रोडक्शन भी कर सकता है इसके द्वारा। अब देखते हैं हम इसके अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर डिवाइड इनटू फोर कैटेगरीज के अंदर हम क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं। सो एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या कहती है, द इंडस्ट्री इन विच अ बेसिक रॉ मटेरियल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल पार्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स इज नोन एज एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं जो भी हमारा रॉ मटेरियल है बेसिक रॉ मटेरियल है
उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रोकन डाउन इनटू सिवरल पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसके लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जिससे हम क्या बना सकें, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकें। जैसे हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास है रो, रो फॉर्म में, फॉर्म में क्या आता है आपके पास, पेट्रोल आता है, पेट्रोलियम और ऑयल आता है। उससे आप क्या करते हो, अनदर फर्दर क्या करते हो, आप उसको अलग अलग क्या बनाते हो, आप उसके प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि पेट्रोलियम जेली हो गया, पेट्रोलियम जेली हो गया, और हम देखते हैं पेट्रोल बनाया आपने, और के अंदर आप इसके साथ अलग अलग क्या है, और अनदर प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। फिर हम बात करते हैं अपनी इसके एग्जांपल्स की। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक different products like gasoline, kerosene oil, diesel, petroleum are formed by breaking crude oil। जो आपका क्रूड ऑयल होगा, मतलब कि कच्चा तेल, या फिर कि हम कहे कि जो हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है अपनी अपने अर्थ से, हमने क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया है, और उसके बाद में देन हमने क्या है उसको अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया गया है मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। डिफरेंट पार्ट्स आर प्रोसेसिंग दैम सेपरेटली। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री की। तो इसमें देखते हैं हम कि द इंडस्ट्री इन विच मैन्युफैक्चरर मिक्स टू या फिर के दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को फॉर मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट्स आर नोन एज सिंथेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट्स लाइक पेंट हो गया, या फिर के पेपर सोप हो गया, सीमेंट हो गया, सैनिटाइजर्स हो गए, एक्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो या दो से अलग रॉ मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको दोनों को जोड़ के हम क्या है कुछ नया मैन्युफैक्चर करते हैं, नए प्रोडक्ट्स को जनरेट करते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे, पेंट हो गया, पेपर हो गया, या फिर के शॉप हो गया, या फिर सीमेंट हो गया, सैनिटाइजर्स हो गया, मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू मटेरियल्स। आगे बात करते हैं हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर हम क्या देख रहे हैं, नाम से इसके पता चल रहा है कि प्रोसेसिंग की जा रही होगी इसके अंदर। The industry in which manufacturers process raw materials through different production stages and then manufacture the finished good is known as a processing industry। जैसे हो गया हमारा शुगर इंडस्ट्री के अंदर, शुगर इंडस्ट्री के अंदर हम क्या देख रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं शुगर केन को थ्रू डिफरेंट स्टेजेस टू मैन्युफैक्चर शुगर फॉर अ कंज्यूमर्स एंड अदर इंडस्ट्री। तो आप क्या देख रहे हो कि शुगर केन से आप क्या कर रहे हो, शुगर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो उसे। तो इसके बीच में क्या होगा, अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस रन की जाएंगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। आगे बात करते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग से ही आप समझ रहे होगे, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसकी इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री इन विच ऑर्गेनाइजेशन टेक डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स एंड कंबाइन दैम टू फॉर्म अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट। अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके के जो भी फिनिश गुड आपके पास आए, फिनिश गुड्स क्या है बनकर आपके पास आए, अब उन फिनिश गुड को आप क्या करोगे, असेंबल करोगे, एक जगह पे रखोगे, और उसके बाद में ना तो फर्दर हम क्या करेंगे, उसको फिनिश गुड के अंदर बना देंगे। फिनिश गुड के अंदर हम क्या कर देंगे, उसको बना देंगे। सो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर कंपनीज बाय डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स लाइक सीपीयू, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज लाइक प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। अब क्या देख रहे हैं, जो भी फिनिश अलग अलग तरीके के हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट्स आए हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, वह कंपनी क्या करती है, जैसे बनाती है सीपीयू, बनाती है मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। दिस आर द इंडस्ट्री दैट आर इन्वॉल्व विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, या फिर डैम्स, या फिर बिल्डिंग्स एक्सेट्रा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जाएगा, जैसे रोड्स बना दिए, डैम्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी,
सो टर्चरी, तो ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन का वर्क किया था उसे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। और और देखते हैं हम टर्चरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, ये हमारी थर्ड आती है हमारी इंडस्ट्री। तो टर्चरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड द फैसिलिटेटिंग स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। किस प्रकार से आप क्या है, अपनी मार्केट के अंदर जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हुए हैं उनको आप कैसे फर्दर क्या करोगे, सप्लाई करोगे अपनी मार्केट के अंदर। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट की मदद लेते हैं, बैंकिंग की मदद लेते हैं अपनी इंडस्ट्री को रन करवाने के लिए। देन हम देखते हैं वेयर हाउसेस की मदद लेते हैं, इंश्योरेंस की, एडवर्टाइजिंग की मदद लेते हैं। अब देखते हैं कॉमर्स के अंदर हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक थी हमारी इंडस्ट्री, दैन थी हमने कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर कि कॉमर्स इज कंसर्न विद द ऑब्जेक्ट विद द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड डिलीवरिंग दैन टू द यूजर्स। अभी क्या करते हैं कि मैं जो इतने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे गुड्स और सर्विसेज लेते हैं और देन फर्दर क्या कर देते हैं, डिलीवरिंग कर देते हैं टू यूजर्स को, अपने यूजर्स को डिलीवर करते हैं। द बेसिक मोटिव ऑफ कॉमर्स इज इंश्योरिंग द प्रॉपर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट फॉर इजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंज्यूमर। कि किस प्रकार से हम क्या है, जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज बनाए गए हैं, मैन्युफैक्चर हुए हैं, उन गुड्स और सर्विसेज को हमें कंज्यूमर्स तक पहुंचाना हैगा, जिससे क्या है इजी फ्लो बना रहे हमारे गुड्स और सर्विसेज का मार्केट के अंदर। विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स इज एन इंडिविजुअल कैन परचेज द गुड्स प्रोड्यूस इन एन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिससे क्या है, हर एक व्यक्ति क्या है उस गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सके जो कहीं भी रहता है हमारी कंट्री के अंदर। और देखते हैं हम कॉमर्स नॉट ओनली इंक्लूड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स के अंदर हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स या सर्विसेज की खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, बट आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, बैंकिंग भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाता है, और कम्युनिकेशन भी इंक्लूड हो जाएगा, पैकेजिंग भी इंक्लूड हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट भी, वेयर हाउसिंग, सभी कुछ क्या है हमारे कॉमर्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है। हम बात करते हैं ट्रेड की। What is trade? Buying and selling of goods and services with the aim of earning profit are known as a trade. Trade may be classified on the basis of geographical area into two bases. फर्स्ट वन आता है हमारा इंटरनल ट्रेड एंड देन सेकंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर हम क्या देखते हैं, हमने इसको क्या है टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इंटरनल ट्रेड को भी, होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी गुड्स या सर्विसेज की सेलिंग या फिर की परचेसिंग की जाएगी विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, उसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। और इसके अंदर होलसेल ट्रेड के अंदर हम क्या देखते हैं, ट्रेड इन्वॉल्व द बाइंग एंड सेलिंग ऑन लार्ज क्वांटिटी पे या फिर बल्क में कोई भी गुड्स और सर्विसेज परचेज किए आते हैं उसको कहते हैं हम होलसेल ट्रेड। और जो भी कहेगा हमें वन या फिर टू क्वांटिटीज पे सेल आउट करना होता है या फिर परचेज करना होता है किसी भी क्वांटिटी को, उसको कहते हैं हम रिटेल ट्रेड, जो फाइनल कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जाता है होलसेलर से टू द फाइनल कंज्यूमर्स। अब देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेड को। तो एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड और अ फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज। जब क्या है हम किसी भी हम ट्रेड कर रहे हैं किसके बीच में, दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में, बाहर मतलब कि आउट ऑफ द इंडिया की बात करते हैं इसके अंदर, फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है ये हमारा। एक्सटर्नल ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ये क्या है हमारे थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट वन आता है इम्पोर्ट ट्रेड, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर फ्रॉम अनदर कंट्री लाइक known as import trade. For example, India import crude oil from a Middle East country. अगर कोई भी कंट्री, अगर इंडिया है सपोज दैट ये किसी बाहर की कंट्री से, सपोज दैट कि अमेरिका से ये क्या करती है, कोई भी चीज़ गुड्स या सर्विस परचेज करती है तो उसको ये कहलाएगी हमारी इंपोर्ट कर रही है हमारी कंट्री, इंपोर्ट ट्रेड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। अगर इंडिया से अगर हम क्या कोई भी गुड्स या सर्विस से अमेरिका को सेल आउट करते हैं तो वो क्या होगा हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर इंक्लूड होगा। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द अदर कंट्री इट्स नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। जैसे हो गया हमारा इंडिया एक्सपोर्ट सीरियल्स या फिर के स्पाइसेस अदर प्रोडक्ट्स टू यूएसए। और एंट्री पोर्ट क्या होती है,
जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैन गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम कंट्री फॉर परचेज फॉर पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग इट टू अनदर कंट्री। जब हम क्या है किसी भी एक कंट्री से इंपोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विसेज को फॉर पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग टू इनटू अनदर कंट्री। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। एंट्री पोर्ट, तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, आपने क्या करा किसी भी कंट्री से क्या करा इंपोर्ट किया कोई भी गुड्स या फिर के सर्विसेज, शॉर्ट में लिख देते हैं गुड्स या सर्विसेज। देन आप क्या करते हो उसी गुड्स या सर्विसेज के अंदर कुछ क्या आएगा चेंजेस करके, या फिर क्या आप एक्यूरेट वे में क्या आएगा उसको अनदर कंट्री को क्या कर देते हो एक्सपोर्ट कर देते हो। आपने उस गुड्स और सर्विसेज को अपने पास नहीं रखा, आपके अनदर फर्दर कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, उसे कहते हैं एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट। देन अब इसके एग्जांपल की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट्स मैनी कमोडिटीज फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू एक्सपोर्ट दैम टू नेपाल। यूरोपियन कंट्रीज से खरीद के इंडिया क्या करती है दूसरी कंट्रीज में सेल आउट कर देती है, उसे कहते हैं एंट्री पोर्ट। अब देखते हैं व्हाट आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर हम देखते हैं which activities which are made for assisting trade are known as the auxiliaries to trade। it means सर्विस प्रोवाइड की जा रही है इसके अंदर। ऑक्सिलरीज ट्रेड के अंदर क्या किया जाएगी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी बिजनेस की एक्टिविटीज को रन करने के लिए। सो दिस एक्टिविटीज और सर्विसेज फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करती है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किस प्रकार से आप क्या करोगे सेल या फिर परचेज करोगे गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स या फिर सर्विसेज का आप क्या करोगे सेल या परचेज करोगे, उसके लिए आपको क्या कर रही है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो देखते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले आती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो आपके जो गुड्स और सर्विसेज है वो इजीली फॉर्म में फ्लो कर सकेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर द इंडिया। तो पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, फैक्स, इंटरनेट सर्विसेज एक्सेट्रा हेल्प इन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दैन हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। बैंकिंग एंड फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री से या फिर के इंडिया के अंदर ही हम क्या का फाइनेंस की एबिलिटी प्रोवाइड कर ले सकते हैं, और बैंकिंग के द्वारा क्या है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है हमें। विच आर रिलेटेड विद द प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। बैंकिंग सोल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, इट हेल्प्स टू ओवरकम द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। वेरियस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय बैंक, लाइक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी आपको, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, या फिर के हम क्या कहें कि कैश क्रेडिट के फॉर्म में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, चेक के द्वारा आपको चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी बैंक के द्वारा। टाइप्स ऑफ लोन्स, अलग अलग प्रकार के लोन्स प्रोवाइड करती है बैंक, एंड कई बार क्या है आपको एडवांसेस भी प्रोवाइड कर देती है, एडवांसेस भी प्रोवाइड कर देती है। अलग अलग प्रकार की क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक एंड फाइनेंसिंग। अब देखते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर किसी बिजनेस का रन किया जा रहेगा और एकदम से कोई सी प्रकार का डिजास्टर आ जाता है तो उस केस में क्या है इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं उसको इंश्योर वो क्या क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, और वो वहाँ से मनी ले सकता है। इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, various kinds of risk, factory building, other assets must be protected against a fire, thief या फिर ये burglary। इस प्रकार के क्या है अलग अलग प्रकार के रिस्क पाए जाते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं इंश्योरेंस की मदद लेते हैं। और वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो भी गुड्स या सर्विसेज आपने मैन्युफैक्चर करी है उसको कैसे आप क्या कर सकते हो स्टोर कर सकते हो, स्टोरिंग गुड्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट देयर सप्लाई मार्केट एट द राइट टाइम। वेयर हाउसिंग हेल्प इन द स्टोरेज गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम। आप सभी सही समय आने पे क्या आएगा उस गुड्स और सर्विसेज को आप क्या सेल आउट कर सकते हो अपने मार्केट के अंदर। जैसे हम कहते हैं ना कि गेहूं के स्टोरेज बना रखे हैं कोल्ड स्टोरेज, जिसमें क्या आएगा गेहूं को लंबे समय तक क्या आएगा वो सरवाइव कर सकते हैं गेहूँ, और जब भी हम ज़रूरत होती है उस समय से हम क्या कर देते हैं उसको निकाल लेते हैं गेहूँ, और उसके बाद में फर्दर उसको क्या कर देते हैं मार्केट के अंदर सेल आउट कर देते हैं।
तो इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड की रहती है, जिससे क्या आएगा, वो जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर किया है वो ख़राब ना हो। तो ये आती है हमारी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी। दैन हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक बिजनेस के अंदर। अगर आपने किसी भी गुड्स और सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया हैगा तो वह गुड्स और सर्विसेज की क्यों कौन जान पाएगा, ज़्यादातर व्यक्ति क्या है उसको नहीं जान पाते। सो ये क्या है हमारा लास्ट रहता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। दैन हम बात करेंगे अपनी नई और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। सो आप क्या है इसको फास्ट करके भी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।